जो वेट कम होता है डायबिटीज से, वो भी वेट मैनेजमेंट नहीं ना है। समझा जाए और जब इलाज किया जाएगा तो पहले वो वेट गेन करना होगा। लेकिन उनका जो पहला सवाल था कि बाइपोलर मैं पहले से था कि ड्रग यूज के बाद बाइपोलर हुआ, तो बाइपोलर बंदा पैदा होता है। यानी जो भी बंदा बाइपोलर होता है वो बाइपोलर पैदा होता है, और वो शो कर रहा होता है 4-5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में कि वो बाइपोलर है। ठीक। और बाइपोलर होना कोई बीमारी नहीं है, ये एक ह्यूमन बीइंग की टाइप है। टाइप ह्यूमन बीइंग की एक टाइप है। और ये वो लोग होते हैं जो अचीवर्स होते हैं। सिंपली सेइंग कि जो बंदा भी कहता है कि मैं अचीवर हूं, तो टेक्निकली उसके पर्सपेक्टिव में ये कहा जा सकता है कि वो बाइपोलर है। बाइपोलर का मतलब है दो पोल वाला, जिसका मतलब है कि सुबह, ये जस्ट लिसन टू मी, आपको समझ में आ जाएगा। तो बाइपोलर होता है बंदा दो पोल वाला, यानी जो बचपन में ही या नौजवानी में ही या फिर बाद की उम्र में कोई बंदा होता है जो सुबह उठता है और वो फील करता है कि उसको कुछ करना चाहिए, वो एनर्जेटिक है, उसके अंदर इनिशिएटिव है, और वो सिर्फ बिस्तर पे पड़ा रहना नहीं चाहता, वो अब बिस्तर से उठ के बाहर जाना चाहता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या काम पे जाना चाहता है, और ही वांट्स टू मेक हिज मार्क, कुछ करके दिखाना चाहता है। तो वो जाता है, पढ़ता लिखता है, या कोई काम काज करता है, या वो सीईओ है तो बिजनेस करता है, तो शाम तक उसे कोई ना कोई कामयाबियां मिलती हैं और वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स। ये है बाइपोलर। और अगर शाम को वो अपना फिर सोने की तरफ चला जाए, रिलैक्सेशन की तरफ चला जाए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करे और खाना वाना खा के सो जाए अपने घर में, और फिर सुबह वो उठे, दोबारा काम पे चला जाए, अपना ख्याल भी रखे और परफॉर्मेंस भी करे, यानी अपना ख्याल भी रखता रहे और परफॉर्मेंस भी करता रहे, तो वो बाइपोलर ही रहेगा। मींस कि वो अचीवर होगा। लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस तो देता है लेकिन अपना ख्याल नहीं रखता, अपनी नींद का, अपनी डाइट का, अपने रिलेशनशिप्स का, अपने पीस ऑफ माइंड का अगर वो ख्याल नहीं रखता, तो फिर वो बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ट्रैफिक सड़क पे चल रही होती है तो हर कोई अपने अपने लाइट पे चल रहा होता है। ग्रीन लाइट आती है तो चलने लगती है ट्रैफिक, रेड लाइट आती है तो वो साइड की ट्रैफिक रुक जाती है। और अगर इस तरह हो तो इसको हम कहेंगे ट्रैफिक इन ऑर्डर। और जब सिग्नल्स बंद हो जाएं और लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में चौक में आके सारे फंस जाए तो कहेंगे ट्रैफिक डिसऑर्डर में चली गई है। तो जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है तो उससे पहले एक चीज़ होती है बाइपोलर इन ऑर्डर। और जब हम उनका इलाज करते हैं तो हम उन्हें वापस बाइपोलर इन ऑर्डर बनाना चाहते हैं कि वो प्रोडक्टिव हों, वो खुश हों, वो अपना ख्याल रखने वाले हों। तो मुझे ये बताइए कि वो आपने सुना होगा कि जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है उसका बड़ा स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है, और अगर नहीं ख्याल रखेंगे तो वो बीमार पड़ जाएगी और वो सोने के अंडे नहीं देगी। तो जो लोग भी कोई स्पेशल ट्रेट्स रखते हैं कामयाबियों के, ये ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, ये नई सोच के लोग होते हैं, ये एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस से मुतमिन नहीं होते बल्कि ये उनको बेहतर बनाना चाहते हैं। ये कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त एक दिन बैठा हुआ था और उसने उसके बाद जाना था एयरपोर्ट पे और उसने अमेरिका जाना था। तो वो कह रहा था ये क्या मुसीबत है, एक पूरा दिन जो है मैं जहाज़ के अंदर बैठूंगा, फिर जाके मैं कहीं पहुंचूंगा न्यूयॉर्क। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक अलमारी में चला जाऊं
अलमारी को बंद कर दिया जाए और न्यूयॉर्क में उसी वक्त अलमारी खोली जाए तो उसमें से मैं चलता हुआ बाहर आ जाऊं। ये वो सोच रहा है। आपके ख्याल में आप में से कोई है जो सोचता है कि ऐसा कभी हो सकेगा? जी, एक दिन तो होगा जी, एक दिन तो शायद देखें ना, तो जो बाइपोलर होता है वो रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्म्स नहीं होता। वो अगर नारोवाल में पैदा हुआ है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे अब नारोवाल में ही रहना चाहिए, वो ये सोच सकता है कि मैं लाहौर चला जाऊं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो शादरा में पैदा हुए और आज तक उन्होंने लाहौर नहीं देखा। क्या आप मान सकते हैं ये बात? अगर आप कहते हैं कि जी मेरा बच्चा अव्वल आता है हर साल और उसने ओ लेवल में इतने एज लिए हैं और उसने ए लेवल में इतने एज लिए हैं, तो इसका मतलब है कि वो बाइपोलर इन ऑर्डर है। जिस बंदे को भी कोई 500,000 बंदा जानता है वो बाइपोलर है। जिसका भी नाम कुछ नोन है, कोई छोटा मोटा इलेक्शन लड़ा है, जीता है या हारा है, और उसने कोई कामयाबी हासिल की है, कभी किसी क्लास में टॉप किया है, कभी कोई गोल्ड मेडल लिया है, कभी कोई सेंचुरी मारी है, कभी कोई बिजनेस कामयाबी से किया है, कभी कोई पहाड़ की चोटी को सर किया है, तो ये सारे लोग बाइपोलर ही तो होते हैं। और ये सोसाइटी का 4% होते हैं। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं सारे बाइपोलर ही होते हैं तो डॉक्टर बनते हैं ना, वरना डॉक्टर बनना तो कोई बहुत आसान काम तो नहीं है। जितने लॉयर्स होते हैं, जितने CSS करने वाले होते हैं सारे के सारे, जितने कोई जज बनते हैं या जर्नैल बनते हैं, जो वज़ीर आज़म बनते हैं, तो ये सारे के सारे बाइपोलर होते हैं। बाइपोलर का मतलब कोई बुरा नहीं है। दे आर स्पेशल पीपल, दे आर अचीवर्स। और अचीवर्स को एक स्पेशल केयर की ज़रूरत है कि वो दे आर डिफरेंट ब्रीड। वो आम शाम लोग नहीं हैं, वो डिफरेंट ब्रीड हैं। और आपको अपने बच्चों में से पहचान लेना चाहिए डिफरेंट ब्रीड को, क्योंकि आप जो सैंपल हैं यहाँ पे, जिसे हम स्टैंडर्ड सैंपल अपना कहते हैं, हमारा स्टैंडर्ड सैंपल, तो आपके घर में तो दाएं बाएं हर तरफ यही घूम रहे हैं सब अचीवर्स यूजुअली जीन। इसमें IQ को चेंज नहीं किया जा सकता। IQ एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और ये एक पक्की बात है कि IQ या तो होता है या नहीं होता। और जब आपके पास IQ होता है तो आप किसी जगह भेज के अपने बच्चे का IQ बढ़ा नहीं सकते, अपने बच्चे का IQ कम नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में जो EQ होता है, इमोशनल कोशेंट, कि आपका जज्बाती उतार चढ़ाव की सलाहियत, अपने मूड की स्टेबिलिटी, ये सीखी जा सकती है। और यूजुअली जिनका IQ ज़्यादा होता है, यूजुअली देखने में ये आया है कि उनका EQ इतना अच्छा नहीं होता। और EQ अच्छा ना होना और IQ अच्छा होना, तो इसका मतलब है कि आगे बाइपोलर डिसऑर्डर की राह हमवार हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये समझ ले कि ये अचीवर्स का दूसरा नाम है। जो हम कहते हैं ना अचीवर है कोई, तो ये अचीवर होने का दूसरा नाम है। यानी जब आप कह रहे होते हैं ना कि मेरा बच्चा 3 साल का ये कहता है, ये पूछता है, ये बातें करता है, और आप हैरान हो के उसकी दादी को बताते हैं फ़ोन करके कि ये आपका पोता ये कहता है, और सारे ख़ानदान में फ़ख्र से आप बयान करते हैं, तो आप समझ लें कि उस बच्चे को स्पेशल केयर की ज़रूरत है। वो स्पेशल ब्रीड है, वो कामयाब हो सकता है, वो मार्के कर सकता है, वो ज़बरदस्त दुनिया में इजादात कर सकता है, बशर्ते कि उसको पटरी से उतरने ना दिया जाए। अगर वो पटरी से उतर गया तो फिर जहां उसने जाना था वहां नहीं पहुंचेगा, बल्कि कहीं और पहुंच जाएगा। ब्रेन वैल्यू न्यूट्रल होता है। क्या आपको किसी को इस बात का मतलब पता है? वैल्यू न्यूट्रल होना, ब्रेन वैल्यू न्यूट्रल है। मिसाल के तौर पर ये स्क्रीन वैल्यू न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इस पे अच्छी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, इस पे बुरी चीज़ें भी दिखाई जा सकती हैं। तो वैल्यू न्यूट्रल का मतलब होता है कि इस स्क्रीन को इस बात से कोई गरज नहीं है कि इस स्क्रीन पे हम क्या दिखाते हैं। तो हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है, उसको बुनियादी तौर पर इस बात से कोई गरज नहीं है कि
उससे अच्छा काम लिया जाता है या बुरा काम लिया जाता है, ये इन्वायरमेंट का फैसला होता है कि इन्वायरमेंट कैसे मोटिवेट करती है, माँ बाप किसी बच्चे को किस राह पे चलाते हैं, स्कूल वाले किस राह पे चलाते हैं, और वो अपने आप क्या सोचता है, और उसके दोस्त कैसे होते हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड कैसी होती है, तो या उसके माँ बाप से ताल्लुकात कैसे बनते हैं, या उसकी सेल्फ इस्टीम का उसको एहसास हुआ, या वो इज़्ज़त इस बात को समझता है कि मेरे पास दुनिया की चीज़ें हों तो इज़्ज़त इससे होती है। क्या आपको अंदाज़ा है कि अगर आप किसी भी बंदे से पूछें, किसी भी नौजवान से पूछें कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, तो 90% ये जवाब देते हैं कि वो रिच होना चाहते हैं। अंदर की बात यह है कि 90% लोग रिच होना चाहते हैं, और अगर इनसे पूछें कि रिच होने के अलावा आप क्या होना चाहते हैं, तो वो 50% उनमें से कहते हैं कि वो फेमस होना चाहते हैं, यानी रिच एंड फेमस होना चाहते हैं। आप में से कोई इस पे कमेंट करना चाहेगा कि ज़्यादातर जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं तो आप उन्हें क्या कह रहे होते हैं कि क्या करो क्या करो? जी, रिच एंड फेमस, रिच एंड फेमस, और उसके लिए उनका ख्याल होता है कि अगर ये तालीम हासिल करेंगे तो रिच एंड फेमस हो जाएंगे। और यही वो बुनियादी सोच है जिसके तहत 1938 में एक स्टडी शुरू की गई थी कि दुनिया में हमें खुशी और कामयाबी और लंबी ज़िंदगी कैसे मिल सकती है। तो अगर आज आप 30 साल के हैं या 40 साल के हैं या 50 साल के हैं, तो आप अपनी एनर्जी किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? रिच एंड फेमस होने में या हैप्पी होने में? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ऑर्डिनरी होने से खुशी मिलेगी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। ये आप कह रही हैं, मतलब वो आपने उसकी दूसरी साइड ले ली ना। हमने बात सिर्फ इतनी की थी कि वालिदैन या सोसाइटी लोगों को ये मैसेज दे रही होती है कि तुमने रिच एंड फेमस होना है, तो वो रिच एंड फेमस होने के लिए चल पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने बच्चों को रिच एंड फेमस होने से मना करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने बच्चों को बोलें कि तुमने रिच भी नहीं होना, तुमने गरीबो गरीब होना है, तुमने तरक्की नहीं करनी, और तुमने बिल्कुल मशहूर नहीं होना, तुमने गुमनाम होना है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। वो मैं थोड़ा, आपने इस सवाल से मेरी बड़ी मदद की कि मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपकी बात से कि मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को कहना शुरू कर दें कि आपने रिच नहीं होना, आपने फेमस नहीं होना, आपने हाई एजुकेशन नहीं करनी, आपने बेहतरीन तालीम याफ्ता नहीं होना। तो ये मतलब नहीं है कि आपने गरीब होना है, आपने अनपढ़ होना है, आपने जाहिल होना है, और आपने एक गुमनाम होना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके अंदर, यानी हम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आपके अंदर रिच एंड फेमस होने का पोटेंशियल है और आपने रिच एंड फेमस होना है। लेकिन आपके ऐसे रिच और फेमस होने का क्या फ़ायदा कि अगर आप खुश ना हो और पुरसुकून ना हो, तो आपने रिच एंड फेमस और पुरसुकून होना है। यानी अगर आप इसके साथ सिर्फ एक चीज ऐड कर दें कि आपने रिच एंड फेमस एंड सोबर होना है। सर, इसमें इसकी वजह है, एक जो बुनियादी वजह है ना, वो ये है कि हमारा एक कहीं ना कहीं ये हमारा बिलीव है कि जो रिच और फेमस होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है पुरसुकून होते हैं। एक्चुअली हम इन दोनों चीजों को अलग नहीं, वो दूर से देखते हैं। मतलब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी पैसा होए तो हर शय खरीद सकता है, ठीक है ना, पैसा हो तो हर चीज़ खरीदी जा सकती है। लोग ऐसा अज्यूम करते हैं, और इसीलिए बहुत से रिच लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया मेरी तरह रिच और फेमस हो जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि रिच और फेमस होने से कोई खुशी सुकून नहीं मिलता। तो ये एक सिर्फ एम्फेसाइज करने वाली बात है कि ना तो गरीब गुरबा होने से सुकून मिलता है कि आपको हर वक्त ये परेशानी हो कि शाम को खाना कैसे पकेगा, और आप घर का किराया कैसे देंगे, और आप सुई गैस बिजली का बिल कैसे देंगे, और अगर कोई बीमारी आ गई तो आप इलाज कैसे कराएंगे। तो क्या वो बहुत पुरसुकून हालात होते हैं? क्या गुर्बत में बहुत
सुकून होता है। क्योंकि आपने मेरे ख्याल है गुर्बत कोई दाएं बाएं नीचे कोई ज़्यादा गौर से नहीं देखी, शायद थोड़ी डिस्टेंस से देखी हो मेरी तरह, तो हमें लगता है कि गरीब बड़े पुरसुकून है। तो वो जो उसकी परेशानियां है गुर्बत की, वो तो फना कर देने वाली परेशानियां हैं। तो ये कतई तौर पर सबक नहीं देना बच्चों को कि आपने रिच एंड फेमस नहीं होना, एजुकेटेड नहीं होना, ये नहीं मतलब। आपने जो मैसेज ऐड करना है वो ये करना है कि और पुरसुकून होना है, रिच एंड फेमस और पुरसुकून। अच्छा, अब आप कहेंगे इन्ना तो नहीं सौदा मिलता दुनिया 'च, ऐ तो नहीं हो सकता कि तुसी रिच भी होवो फेमस भी होवो तो फिर पुरसुकून, क्योंकि आपको जितने रिच एंड फेमस नज़र आते हैं वो सारे बेसुकूने नज़र आते हैं। और फिर अपेरेंटली बंदा कहता है कि ऐसा मतलब है कि ये जो रिच एंड फेमस होने की कीमत है ये बेसुकूनी है। ऐसा नहीं है। रैट रेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर आप उसको अगर विन भी कर लेंगे तो यू विल स्टिल बी अ रैट, तो उसकी नहीं ज़रूरत। आपने किसी रेस में नहीं पढ़ना, आपने पर्सनल एक्सीलेंस में जाना है। पर्सनल एक्सीलेंस ये होती है कि आपके अंदर जो यीस्ट है, कुदरत ने जो आपके अंदर यीस्ट डाला, यीस्ट समझते हैं, खुमीर, इसको हम आईक्यू कह रहे हैं। यानी हमारे जो अंदर यीस्ट है यानी आईक्यू है जो कि कुदरत ने हमें अंदर डाला है, तो हमने उस पे भरोसा करना है, अपने अंदर के आईक्यू पे। और जब हमें मसाइल की आंच लगेगी, जब सेक लगेगा दुनिया का, तो क्या होना चाहिए? यानी अगर किसी चीज के अंदर यीस्ट हो और उसको आंच लगे, उसको सेक लगे, तो क्या होगा? ऐसे उभरेगा। अगर आप में से किसी ने कभी बेकिंग के प्रोसेस को एंजॉय किया है, कभी आपने फन से एक बेकिंग की हो, क्योंकि मैंने पिछले साल काफ़ी बेकिंग की थी, और जब उभरता है डो तो सारे घर में खुशबू कैसी फैलती है। यानी आप बगैर कोई कैलोरीज के आप उसे एंजॉय करते हैं। आप अगर उसे नहीं भी खाते तो आपके घर में जब वो खुशबू फैलती है तो आपको पता चलता है कि ये एक्सेल कर गया। एक्सीलेंस का लफ्ज़ आपने सुना होगा और पर्सनल एक्सीलेंस का लफ्ज़ आपने सुना होगा। एक्सीलेंस होती है कि अपने अंदर से उभरना। इसका किसी दूसरे बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है कि फ़लाँ बंदे से मैं आगे निकल जाऊं, इस हमसाये से या अपने इस रिश्तेदार से मैं आगे निकल जाऊं। अगर मैं अपने कल से आज आगे निकल जाऊं तो ये है पर्सनल। अगर यीस्ट है, अगर आपको, जो कि मैं आपको बता देता हूं कि आप सब में बहुत यीस्ट है, बहुत आईक्यू है, ये सैंपल ऐसा है हमारा। और फिर आपको जब तपश लगती है, जब सेक लगता है ज़माने का, जब आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है, जब चैलेंजेस सामने आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस आते हैं, तो असूली तौर पर आपको एक्सेल करना चाहिए चैलेंजेस की वजह से। तो आपके सवाल की वजह से ये बात जो मैंने जवाब दिया, तो सबको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि आपने अपने बच्चों को गरीब, गुरबा और माड़ा और कमज़ोर और अनएजुकेटेड और जाहिल बना के पुरसुकून नहीं बनाना, क्योंकि उसमें भी पुरसुकून नहीं होंगे। वो उसमें भी बर्बादी होगी, मिजरेबली वो पेरिश कर जाएंगे बीमारियों से, भूख नंग से और अपनी हरकतों की वजह से। क्योंकि क्राइम रेट उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जो हैव नॉट्स होते हैं उनके अंदर क्राइम रेट बहुत होता है और उनकी ज़िंदगियाँ मजबूरी की वजह से क्राइम में उतर जाती हैं। तो ये ज़हन में रख ले कि मैं वही कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ पहचानना है, स्पॉट करना है एक अपने बच्चे को कि बहुत ज़बरदस्त बच्चा है, और फिर आपने उस बच्चे की ग्रूमिंग ऐसी करनी है कि 11 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो दुनियादारी सीख चुका हो, वो किरदार की बुनियादी वैल्यू सीख चुका हो, और सिर्फ ये बात सीख चुका हो कि इज़्ज़त वो होती है जो मैं अपनी करता हूँ अपने पिछले सेल्फ से। यानी हर रोज़ आपको लगना चाहिए कि अच्छा पहले से मैं कुछ थोड़ा बेहतर हो गया हूँ। और कई दफ़ा रिग्रेट भी होता है कि मैं पहले ही क्यों नहीं बेहतर हुआ। कई दफ़ा ये भी तो रिग्रेट होता है ना कि अच्छा जैसा मैं अब हूँ
ऐसा अगर मैं 25 साल पहले हो जाता तो कितनी मज़ेदार बात थी, और रिग्रेट सा होता है। पर टाइम फ्रेम कुदरत का है, हमें 30 साल 40 साल या 50 या 60 साल की उम्र में भी अगर ख्याल आता है कि अच्छा जो भी मेरी एनर्जी है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। अगर रिच एंड फेमस होने में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू दैट। अगर आपका प्रॉब्लम फाइनेंशियल है और मैं कहीं जा रहा हूँ कि नहीं नहीं ओदी परवाह ना करो, तुसी बस खुश रहो अपने खर्चे पे, ये मतलब नहीं है। बात दोनों रंग से समझने की ज़रूरत है। तो जो आईक्यू जिनका ज़्यादा होता है और जो अचीवर लोग होते हैं और वो अंधाधुंध अचीवमेंट में लगे रहते हैं, क्योंकि हम लोग उसको बहुत प्यारी नज़र से देखते हैं। जब हमारा कोई बच्चा रातों को 3-3 बजे तक पढ़ता है तो हम कैसे महसूस करते हैं? क्या क्या बात है जी। और जब कोई गुजरांवाले का 19 साल का लड़का बिजनेस करता है और 18 घंटे काम करता है और बहुत कमाता है तो सारे लोग क्या कहते हैं? मिसालें देते हैं उसकी। ठीक, तो बाज़ औक़ात आप यूँ समझ लें कि जो एक्सट्रीम है हम सिर्फ उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि नहीं, एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना। आप देखें आजकल अगर आपको कोई कहता है कि जी मेरे बेटे ने ए लेवल में 5 ए लिए हैं स्ट्रेट, तो आपका अगला सवाल ये होना चाहिए या हो सकता है कि राती सौंदा कितने बजे और माँ बाप से बात कैसे करता है और जिम्मेदार कितना है, मूड स्विंग्स आती हैं कि नहीं आती, सिगरेट चाय कॉफ़ी या वीड या कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता है कि नहीं करता। ये वैलिड क्वेश्चन है उसके। और अगर फ़र्ज़ करें कोई 40 साल का ब्यूरोक्रेट है जो कि 21वें ग्रेड में है अब और 22वें ग्रेड में जाने वाला है, तो हम सारे ख़ानदान में बताते हैं कि वो फ़लाँ जगह का जो एसएसपी है या फ़लाँ जगह का जो आईजी है वो मेरा ये लगता है और फ़लाँ जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो मेरा ये लगता है। तो हम ये बताते रहते हैं ना। तो अगला सवाल ये होता है कि उसकी ज़िंदगी कैसी है, क्या वो अल्कोहल से अपनी ज़िंदगी को स्टेबल रखने की कोशिश करता है या वो वॉक करता है, नींद पूरी करता है और अपने रिश्तेदारों से इंटरेक्ट करके तो अपने आप को खुश रखता है। अपने सही रिलेशनशिप्स भी सही हैं कि नहीं हैं। तो कामयाबी के 2 रुख हैं सिक्के की तरह, रोटी की तरह। कामयाबी के भी कितनी पतली रोटी भी हो तो उसके 2 रुख ही होते हैं। तो हम कैसे इंसान हो सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक रुख हो, हम रिच एंड फेमस हों और रोटी का दूसरा साइड जली हो बहुत बुरी तरह, बेसुकूने हो रज के। तो सुकून जो है ये कोई अहम चीज़ तो है ना। अगर सुकून अहम चीज़ ना होती तो आप कभी भी अपने आप को इस चीज़ में ना डालते, ड्रग्स में। आपको सबको पता था कि ये ड्रग्स का जो मामला है ये बहुत डेंजरस है। आप में से कोई इतना भोला नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरह पता था और आप ड्रग्स की तबाहकारियों पे मुझसे अच्छा लेक्चर दे सकते हैं किसी के साथ बात करते हुए, अपने किसी भतीजे भांजे के साथ बात करते हुए अब बहुत ठीक ठाक मुझसे बहुत बेहतर बात कर सकते हैं। लेकिन आपका मूड ख़राब था इसलिए आप ड्रग्स में गए, मजबूर होके गए, क्योंकि कोई बंदा ये रिस्क वैसे नहीं लेता। उनको पता है कि ये चस्सी के लाना कोई इज़्ज़त की बात नहीं है, ये हेरोइनची, ये शराबी, ये कोई कहीं दुनिया में अच्छे ये अल्फाज नहीं है। कोई बंदा अपने लिए ये अल्फाज नहीं चुनना चाहता। अब देखें कि जानते बूझते वो कितना मजबूर होगा। देखिए लोग ओवर ईटिंग करते हैं, हर एक को पता है कि मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो अपने मूड को सही रखने के लिए ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज़ जो है उसमें ये चीज़ भी शामिल है, ओवर ईटिंग। और भी चीज़ें हैं जो कि एडिक्शंस हैं, जैसे सोशल वर्क। अब यहाँ आपसे मुझसे डिसएग्री करना शुरू कर देंगे। सोशल वर्क इज़ एन एडिक्शन। सोशल वर्क अगर हद से बढ़ जाए कि अपने घर वालों की आपको कई कई दिन तक
शक्ल नज़र ना आए और आप खज्जल होते फिरें और आप समझे कि आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ आप मुझसे डिसएग्री। ये सेक्रेड एडिक्शंस है सोशल वर्क। अब मैं और क्या कहूँ बाकी आप खुद समझदार हैं। और भी एडिक्शंस है, वर्कोहलिज्म एक एडिक्शन है, रिलीजियस एक्टिविटी भी एडिक्शन की शक्ल इख्तियार कर सकते। हमने कोई पर्पस तलाश करना है और पर्पस जो है हमारी ज़िंदगी का कोई ना कोई होता ही है, अगरचे वो कॉन्शियसली हमें पता हो या ना पता हो, ये एक अलग बात है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का कोई पर्पस ज़रूर होता है। आज आपने ये समझा है कि जो हैप्पीनेस है, जो सुकून है, इसको भी टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिचनेस को टारगेट करते हैं तो आप रिच हो जाते हैं, अगर आप एजुकेशन को टारगेट करते हैं तो आप एजुकेटेड हो जाते हैं, अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो आप फेमस हो जाते हैं, और अगर आप पुरसुकून रहना चाहते हैं तो आप उसका भी पता कर सकते हैं कि वो कैसे होता है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी जिम में जाएं और खूब वर्जिश करें और फिर आपके डोले शोले बन जाएं और आप गिला करें कि पीएचडी नहीं हुआ मैं। ऐसा तो नहीं कभी किसी ने सोचा कि जिम में 2-3 साल गुजारने के बाद जब आपके डोले शोले बेहतरीन बन जाएं तो आप गिला करते हुए बाहर निकले कि पीएचडी तो होया ही कोई नहीं। या अगर आप पीएचडी कर लें तो चंद साल बाद आप कहें कि देखो मैं पीएचडी हूँ लेकिन मेरे तो खर्चे ही पूरे नहीं होते। तो पीएचडी होने का खर्चे पूरे होने से ताल्लुक़ नहीं है। और फेमस होना, रिच होना, ये हम सब की एक जायज़ तमन्ना है और जायज़ तरीक़ों से हम ऐसा कर भी सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटे बच्चों को, 3 साल के बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दें कि इनको दुनियादार बनाना है, इनको ज़िम्मेदार बनाना है और इनको ऐसा नहीं बनाना कि ये ज़िद्दी बन जाएं और ज़मीन पे लेट लेट के ये टांगे हवा में पटकें और माँ बाप को धक्के दें और दरवाजे बैंग करें और अपनी मर्ज़ी मनवाएं और हम वक्ती तौर पर उनकी फसाद की वजह से उनकी बातें मानें और कल को उन्हें समझ आए कि दुनिया में बात मनवाने के लिए फसाद ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं जो सवाल पैदा किया अरशद की बात से कि बाइपोलर में पहले ही था कि मैं ड्रग यूज़ करने से हो गया, वो पहले ही था बंदा बाइपोलर डिसऑर्डर में था। और अगर वो ड्रग यूज़ करेगा जिससे रिलेशन ख़राब होंगे, जिससे कारोबारी लॉस होगा, तो नेचुरली फिर बाइपोलर डिसऑर्डर और बढ़ेगा। कि डायबिटीज़ की वजह से किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है या ब्लड प्रेशर की वजह से डायबिटीज़ बढ़ती है, दोनों ही। अगर किसी को एक बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ और अब उसको दिल की बीमारी भी हो गई है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, तो उसकी डायबिटीज़ का भी और बेड़ा गर्क होगा। तो इनको हम कहते हैं डेंजरस डुओ, यानी एडिक्शन और बाइपोलर डिसऑर्डर, ये डेंजरस डुओ है और ये एक दूसरे के साथ एनमेश्ड होती है। एनमेश्ड का मतलब समझते हैं, ऐसे इंटरलिंक्ड है, इनकी बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं आपस में। लेकिन आप फिर इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और वो तरीका ये होता है कि सबसे पहले समझना कि डिजीज़ ऑफ एडिक्शन क्या होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। स्टिग्मा जहन में रखने की बजाय साइंस के ऊपर चलना शुरू करना और साइंटिफिक प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लेना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि साइंटिफिक प्रोग्राम क्या है एडिक्शन से और बाइपोलर डिसऑर्डर से निकलने का, तो आसान तरीन तरीका क्या है कि आप गूगल पे जाएं और ये लिख दीजिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, एडिक्शन अल्कोहलिज्म क्या है और इनका आपस में रिश्ता क्या है। और अगर हम रिहैब में जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, रिहैब से बाहर निकलें तो हमें क्या करना चाहिए। और रिहैब से बाहर निकल के मेरे ज़्यादातर दोस्त जो है आजकल ये कहते हैं कि उनका दिल करता है कि रिहैब से बाहर निकल के उनकी फ़ौरन शादी हो जाए। चले शादी ना हो तो उनका कोई रिश्ता तय हो जाए। जब आप कुछ बन जाएं तो आपके घर वाले कहें कि देखो हमारा बच्चा जो है ये बना हुआ है, फर्स्ट क्लास है, पर 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले वो ये करता था, फिर वो ये करता था और वो इवॉल्व कर गया है। वो हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो इवॉल्व कर गया है। यानी ज़िंदगी में जो समझदार लोग होते हैं
वो इस चीज़ की बहुत कदर करते हैं कि कोई बिगाड़ में से निकला। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी मिसाल आपको समझ में शायद आ जाए, वो मेरी बात या ना आए। कल मुझे एक मेरे दोस्त मिलने आए जो कभी मेरे पेशेंट थे और अब उनकी रिकवरी है 16 साल की। अजीज़ भाई उनका नाम है। कल मुझे वो मिलने आए हुए थे और वो इसी वजह से मिलने आए थे कि 16 साल पूरे हुए थे उनकी रिकवरी को। तो जब वो बैठ के उन्होंने मुझे ये बात बताई, फिर बहुत सारी यादें ताज़ा की कि जब मैं इलाज में होता था तो मैं यूँ करता था और ऐसे करता था और आप ये करते थे। एक दिन मैंने रात 11 बजे आपको कहा भूख लगी तो आपने ऑमलेट बना के खिलाया था, या इस तरह की कोई बातें। और जब वो जाने लगे तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से चाहा कि मैं इनको हाथ मिलाऊं, जबकि मैं कोरोना की वजह से आजकल काफ़ी अरसे से हाथ नहीं मिला था। तो जैसे वो आए थे तो उस वक्त हाथ नहीं मिलाया था और ऐसे सीने पे हाथ रख के तो बैठ गए। तो जाते हुए मैंने कहा अजीज़ भाई मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ तुमसे। तो हम हाथ मिलाते हैं और उसके बाद सैनिटाइज कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। लिहाजा हमने हाथ मिलाया और उसके बाद सैनिटाइज़र मुहैया किया, तो मैंने भी हाथ साफ़ कर लिया। तो आपको समझ आती है कि ये क्या बात थी जी? हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने 16 साल गुजारे। और अगर मैं बताऊं कि वो 16 साल के दौरान वो बहसीयत इंसान कितने ज़बरदस्त बने, जबकि पहले वो सारे काम करते थे जो एडिक्शन में लोग करते हैं और बहुत वर्स्ट काइंड ऑफ एडिक्शन में थे, यानी हेरोइन से लेके हर किस्म की एडिक्शन। और इस दौरान वो, अब मैंने कहा क्या करते हो आजकल? तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही फेमस ज्वेलर की दुकान का बताया कि मैं वहाँ काम करता हूँ। तो मैंने कहा कि तुम्हारा काम क्या है? पता भी नहीं था कि ये भी कोई काम होता है। कहते हैं कि जी वो प्रिविलेज लोग जब आते हैं तो वो कोई जेवरात पसंद करते हैं तो वो कहते हैं घर पहुँचा देना तो करो पैसे ले लेना। तो मैं वो जेवरात उनके घर पहुँचाता हूँ और उनके घर से पैसे लेके तो वापस पहुँचाता हूँ। क्या आप मान सकते हैं कि किसी एडिक्ट ने जिसने 20 साल ऐसी ज़िंदगी गुजारी हो कि माँ बाप भी इतबार नहीं कर सकते और कोई इतबार नहीं कर सकता, और वो जेवरात डिलीवर करने जाता है और जेवरात डिलीवर करके तो वहाँ से पैसे लेके तो दुकानदार को वापस देता है। दिस इज़ व्हाट ही डज। और फिर उसने मेरे साथ एक तस्वीर बनाई जो उसने आप अपने फेसबुक पे आज लगाई हुई है। तो मैंने उसे दावत भी दी कि आके तुम कहानी अपनी सुनाना। हाँ, तो उनको मैं बुलाऊंगा। चले एक मिनट के लिए ये हम मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं कि अगर हम बताएंगे कि हमारा बेटा कभी नशा करता था तो कोई शादी नहीं करेगा, अगर हम एक मिनट के लिए ये मान लें, एक सेकंड के लिए ये मान लें, तो फिर भी हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना, सिंपल। अच्छा, अब मैं आपको ये बता के हैरान कर दूं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि आप नशा छोड़ देंगे तो आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आप पीछे छोड़ जाएंगे अपनी एडिक्शन को और अपने करैक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर काम करोगे, उन्हें धो दोगे। और ये जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसकी एक छोटा सा वाकया उसको आपको सुना देता हूँ। मेरे साथ ये लड़का और एक दो और मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते थे, जब ये लड़का रिकवरी में आ गया तो उसने थोड़ा काम करना शुरू कर दिया क्लिनिक में। और उस ज़माने में कोई पेशेंट्स होते थे जो कि इलाज के बाद हमारे साथ थोड़ा बहुत काम करने लगते थे, असिस्टेंट मैनेजर बन जाते थे या कुछ बनते थे, तो ये भी बना था। और वो मेरे साथ रावलपिंडी में गया, किसी काम से मैं गया, मुझे मिलना था एक बहुत ही मशहूर प्रोफेसर हैं डॉक्टर मलिक हुसैन मुबशर, जो कि साइकेट्रिस्ट, सीनियर मोस्ट साइकेट्रिस्ट इन पाकिस्तान। तो मैं उनको मुझे मिलने जाना था, मैं उनका एक तरह से स्टूडेंट रहा हूँ। तो उनको मैं मिलने गया तो कोई 8 बजे का टाइम था और उन्होंने कहा कि खाना वाना खाओगे? मेरे साथ 4-5 लोग थे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी खा के आया, जैसे आमतौर पर ये बंदे कहते हैं ना।
तो मैं कब कितने इन्होंने मैं तकलीफ देवा, बैठ के बातें करते हैं आराम से, तो मैं खाने का बीच में डाल दिया तो फिर वो खाने की तरफ तवज्जो हो जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं हम खा के आए हैं। तो अब वो साइकेट्रिस्ट है इतने बड़े, उन्होंने पता लग गया कि खा खू के कोई नहीं आए। उन्होंने 5-6 घंटे सानू बिठाई रखे। अब हम उठ के जाने लगे, कहते नहीं खाना खूना तो तुसी खादा होया, तो वो बैठ के गल्लां करने। तो तकरीबन रात के कोई 12:30 के करीब जो है उन्होंने हमें जाने दिया। और उसके बाद हम आए तो सड़कों पे कोई खाने पीने की चीज़ें भी जगह भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ऐसा मसला ही कोई नहीं था। तो हमें रावलपिंडी की जो मेन सड़क है जिसे मरी रोड कहते हैं, तो उस पर एक रेस्टोरेंट नज़र आया। तो हमने कहा कि अच्छा इस रेस्टोरेंट से हम खाना खाते हैं। जब वहाँ रुके तो मैंने सडनली महसूस किया कि मेरी जेब में पैसा कोई नहीं है, मतलब भूल गया मैं वो पैसे जेब में साथ लेके जाना। तो मैंने बाकियों को पूछा कि किसी के पास कोई पैसे हैं, तो सब ने कहा कि कोई नहीं है। इसने कहा नहीं कोई मसला नहीं, मतलब हैं, ऐसे कहा अजीज भाई ने कि कोई मसला नहीं, जैसे कि उसके पास बड़े पैसे हैं। तो उतर के गड्डी तो जाके तो वहाँ से वो जो खाना है वो टेक अवे करवा के, तो वो ढेर सारा खाना लेके तो गाड़ी में आ गया। और गाड़ी में आके कहते चलो, तो हमने गाड़ी स्टार्ट की और हम चले गए। और जाके फिर हमने किसी जगह बैठ के खाना वाना खाया। तो मैंने कहा यार बड़ा ही अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास पैसे थे और तुमने हमें नदामत से बचा लिया और अब हमने सब ने खाना खाया। तो कहता है पैसे तो मेरे बगल भी कोई नहीं सर। तो मैंने उसे कहा कि ये तुमने क्या किया? कहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी वो रिकवरी में था, ये अभी वो रिकवरी में था। तो फिर बाद में हमने वो पैसे भिजवा दिए रेस्टोरेंट वालों को। लेकिन आज वो एक ऐसी जगह काम करता है कि जहाँ यानी हीरे जवाहरात का कारोबार होता है और उनको पता है, इसकी हिस्ट्री पता है उनको। ये माल रोड के कॉर्नर पे, असेंबली हॉल के सामने कॉर्नर पे वो ज्वेलर की दुकान है जहाँ के वो काम, और बहुत बड़ी, लाहौर की महल है सबसे बड़ी ये। तो इतना उनका एतमाद था। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप रिकवरी में होते हैं, जब आप सोब्राइटी में होते हैं, तो आप ऑर्डिनरी इंसान नहीं होते। जब आप सचमुच रिकवरी में होते हैं तो किसी की जरूरत नहीं कि आपको वो परे धकेले, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपके एक एक मसाम से ईमान टपकता है और जब आप अपने आप से ही सच्चे हो जाते हैं, जब आप सिर्फ अपने आप के अंदर सोचते हैं कि तुम ठीक हो कि तुम गलत हो, तो किसी की क्या जरूरत है कि आपको वो किसी और तरह से जज कर सके। देखिए जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, क्योंकि जब कोई नशा छोड़ता है तो वो एक आम ऑर्डिनरी इंसान नहीं बनता, ना वो पहले जैसा इंसान बनता है। क्योंकि अगर वो पहले जैसा इंसान बनेगा तो बहुत खतरा है कि वो दोबारा यही कुछ करेगा। जब तक वो पहले जैसा इंसान बनने की कोशिश करता है तब तक वो रिलैप्स भी होता है। जब कोई पहले जैसा नहीं रहता, बहुत आला दर्जे का इंसान बन जाता है, तो फिर उसको रिलैप्स का भी खतरा नहीं होता। जो रिलैप्स का धड़का लगा रहता है ना, ये अगर हम में से किसी को रिलैप्स का धड़का है तो उसे करैक्टर डिफेक्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि करैक्टर डिफेक्ट्स है जो कि रिलैप्स का ख़तरा पैदा करते हैं। और ये जो फ़ौरन शादी वाली बात है, जिसमें अमूमन ये पक्का वर्जन होता है कि मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल तुसी मेरी किसी नाल गल पक्की कर दियो। उनका ख्याल असल में ये होता है कि मैनू रिश्ता लभना कोई नहीं। वो डूबता हुआ वो एक तसल्ली चाह रहा होता है कि वैसे तो मैनू नहीं लगता कि कोई मैनू लड़की या लड़का पसंद करेगा, लेकिन अगर मेरी तुसी किसी नाल गल पक्की कर दियो तो कम अज़ कम मैनू कॉन्फिडेंस तो होएगा और एक रिलेशन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप गूगल पे जाके आप लिखते हैं तो वो आपको बताएंगे कि नहीं, मिनिमम 1 ईयर ऑफ सॉलिड रिकवरी होने के बाद ये ख्यालात आने चाहिए। और एक यूनानिमस डिसीजन आता है कि अर्ली रिकवरी में विद इन 1 ईयर कोई रोमांस या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप या शादी या कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी आप अगर उनसे ये पूछें कि वजह क्या है तो वो आपको वजह भी बता देंगे।
वजह यह है जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो ड्रग्स का ब्रेन पे असर होता है, रोमांस का भी ब्रेन पे वही असर होता है। और ड्रग्स जहां दिमाग पे इम्पैक्ट करती हैं, जहां चोट लगाती हैं, और रोमांस भी वहीं करता है। इसीलिए जब ब्रेकअप होता है तो सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल आता है? ड्रग्स का। क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप जब टूटता है, जी ज्यादा खुशी मिले तो ड्रग्स का आता है, वो एक अलग इशू है, लेकिन ज्यादातर जब ब्रेकअप होता है तो देवदास बनने को दिल करता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो ड्रग्स का असर है वो रोमांटिक रिलेशनशिप का मदावा करता है, वो उसका इलाज है। तो मुझे ये बताइए कि जब बंदे ने ड्रग्स छोड़ी हो तो दिमाग अगर रोमांटिक रिलेशनशिप मांगता है तो इसलिए कि वो उसका सब्स्टिट्यूट है, वो उसकी क्रेविंग है। ये ऐसी ही बात है कि जैसे कोई बंदा कहे कि अच्छा हीरोइन नहीं पीऊँगा, चरस तो मैं पी सकता हूँ। तो अगर कोई चरस पिएगा तो अगला स्टेप क्या होगा? और अगर कोई रिकवरी में रोमांटिक रिलेशनशिप में जाएगा और एक दिन वो रोमांटिक रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा, ऐसा तो कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आजकल नहीं हो रहा ना कि जिसमें कोई किचकिच नहीं होती। और जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है उसमें कंट्रोलिंग रिलेशनशिप होता है कि नहीं? पोजेसिवनेस होती है कि नहीं? लड़के अभी ना कोई मंगनी हुई ना कोई शादी हुई, अभी अपने आप ही किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप है और लड़के उस पर पाबंदियां लगा रहे होते हैं कि तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हो, और तुमने अपने कज़न के साथ मुस्कुरा के लेफ्ट साइड पे क्यों देखा, तुमने ये क्यों किया, लेना इतना देने दो, अपने फेसबुक का पासवर्ड मुझे दो। बस देख ले फिर जी। तो मतलब कहने का ये है कि जो रोमांस तक करना नहीं आता लड़कियों लड़कों को आजकल। वो मैं वॉक करता हूँ तो एक लड़का वहाँ टेलीफोन पे बात कर रहा होता है, अब तो मेरे से वो सलाम दुआ भी ले रहा है, टेलीफोन छड़ के भी सलाम दुआ ले रहा है। और मैं वॉक करते करते 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगा के वापस आता हूँ तो वो वही बात कर रहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, तुम्हें बस मेरी समझ नहीं है, तुम्हें पता नहीं मैं कितना अजीम इंसान हूँ। मतलब वो वही किच चल रही होती है, कोई खैर दी खबर नहीं आ रही होती, कोई खैर दी, कोई रोमांस तक करना नहीं आता। मैं तो 15 किलोमीटर कर लेना, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कम से कम रोमांस तो सीख लें। डेटिंग का नहीं पता कि लोगों को डेटिंग क्या होती है, यहाँ लोगों को ये नहीं पता कि डेटिंग क्या होती है। लोग डेटिंग को रोमांस समझते हैं। और जो रिलेशनशिप है उसमें फॉलिंग अहेड का बड़ा है, यानी अभी ना कोई शादी का फैसला हुआ है, ना इंगेजमेंट हुई है, ना कोई बात पक्की हुई है, तो फौरन हस्बैंड जैसे हुकूक मांगना शुरू कर देते हैं। कितनी दिलचस्प बात जी। हाँ, और ब्रेकअप्स होते हैं, और ब्रेकअप जब होते हैं तो उसके बाद शेप बढ़ा लेना, उसके बाद कोई चरस वर्स पी लेना। तो याद रखें कि ये जो दिमाग है उसकी वही जगह है जहाँ पे ड्रग्स इम्पैक्ट करती हैं, और वही जगह है कि जहाँ रोमांटिक रिलेशनशिप इफ़ेक्ट करता है। लिहाजा आप क्लियर रहें, क्लियर। जैसे सड़क पे आप जाते हैं ना, क्योंकि ट्रक तड़े होते हैं ना आ डिगे, तो इसी तरह अगर आप अर्ली रिकवरी में हो और कोई इस चीज़ का नजायज़ फ़ायदा उठाना चाहे, क्या ये बात का इम्कान नहीं है कि आप अर्ली रिकवरी में हैं, आप कोई लड़की हैं या आप कोई लड़का है, और कोई ये देख के कि ये वल्नरेबल है, ये टूटा हुआ दिल है और इसको बहुत खालीपन महसूस होता है, और कोई आप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके आपकी तरफ बढ़ता है और आप समझते हैं कि वो सीरियस है, और वो 2-3 महीने के बाद दिल बहला के इधर उधर हो जाता है या हो जाती है, तो फिर आपके पास क्या होगा? रिलैप्स। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। ये बात को समझ लें कि आप सोबर हो जाएं, आप रिकवरी में चले जाएं, लोग आपके ऊपर मोहब्बत की नज़र डालेंगे, आपको एक नहीं कई रिश्ते मिलेंगे
अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप कहाँ की बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? भाई मैं तो पिछले तजर्बे की बिना पे कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने नशा छोड़ा कभी मैं नहीं देखा कि फिर उन्होंने कुबारे रह गए, ये नहीं मैंने कभी देखा। ये मैंने नहीं कभी देखा कि किसी बंदे ने नशा छोड़ा, सोबर हुआ, अच्छा इंसान बना तो उन्होंने रिश्ता नहीं को मिलता। 12 कदमों के प्रोग्राम में 2 स्टेप्स सिर्फ इसलिए हैं कि आप जो रिलेशनशिप बिगड़ गए हैं उनको आप संभाल लें और जिसका जो नुकसान किया है वो भर दें, और अपॉलॉजी से काम चलता है तो अपॉलॉजी कर दें, नुकसान भर सकते हैं तो नुकसान भर दें, और नज़रें झुका के और मोहब्बत से आगे बढ़ें तो लोग बड़े काइंड होते हैं। और ख़ास तौर पर जो बीवी एडिक्शन के बावजूद आपको छोड़ के नहीं गई, फरिश्ता है। सारे स्टेक होल्डर जी सारे स्टेक नहीं, ख़ास तौर पर मैं बीवी की बात करता हूँ कि अगर बंदा ये सोचे कि जो कुछ मैं करता रहा हूँ और मेरी बीवी मेरे साथ चल रही है, अगर मेरी बीवी करे तो मैं उसके साथ चलूँगा, नहीं चलेगा ना। तो फिर मतलब देनदार है, फिर हाथ ऐसे ही होने चाहिए, तो उससे सुकून मिलेगा, उससे नशा मिलेगा। जो अल्फाज वो कह रहे नशा के सुकून, यही मतलब है ना। प्रोजेक्ट करना चाहिए क्या जी? तो जो रिलेशनशिप को रिपेयर करना है, जो कि फैमिली के साथ भी बिगड़े होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो हमारे पेशेंट्स ऐसे कर रहे होते हैं जैसे यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले वालिदैन को कह रहे होते हैं, देखो मैं पढ़ता नहीं ताड़ी वजह नाल, मैं नंबर नहीं लेते हैं उनमें, वह कड्डो पैसे कड्डो। तो इसी तरह जब एडिक्शन से रिकवरी में जाते हैं, कब तक मुझे जाना पड़ेगा, कम ना कार करना कुछ भी नहीं थे, जड़ा खाली ए काम में रिकवरी दा वो भी शौक नाल नहीं करना। इट इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूशन, यानी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना चाहिए था आपको और नहीं पढ़ाया गया, वो यहाँ पढ़ाया जाता है। दुनियादारी, दुनियादारी यानी हम कह रहे हैं कि रिच एंड फेमस आप पहले ही थे, चलिए अब आप खुश भी हो ले, यानी यहाँ आपको खुशी का सबक मिलता है और बड़ा आसान सा सबक मिलता है जिस पे कोई ख़र्चा भी नहीं आता कि अगर आप वॉक करेंगे, अगर आप ठीक टाइम पे नींद करेंगे, अगर आप खाना सस्ता खाएंगे, सस्ता खाना और कुदरती खाना, और आप अपने रिलेशनशिप्स के साथ आंखें नहीं दिखाएंगे, नज़र झुका के मोहब्बत से बात करेंगे, और आपको खुशी खुशी है। ये जो अगले साल की बात है ना, उसको ज़्यादा सोचा ही ना करें। मैंने तकरीबन अगले साल की किसी बात पे घर में कई कई दिन फसाद होते देखा है। अगले साल मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा तो लड़ाई होने पा लेती, मतलब अगले साल मैंने बाहर पढ़ने जाना है, आपने मुझे रोकना नहीं है। लेकिन आप भी कह सकते हैं बजाय इसके कि इस बहस में पढ़ना कि बाहर जाना है कि नहीं जाना या कराची जाना है कि नहीं जाना, तो आप ये कह सकते हैं कि जब वो मौका आएगा, जब वो पुल आएगा तो हम पार करेंगे, जब वो पुल आएगा। अभी की बात क्या है कि आजकल की बात क्या है, आजकल दी गल दसो, ठीक है कि नहीं। तो जो आजकल की बात है वो मुझे ये बताइए कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को आप 16 से 18 साल देते हैं, बाज़ औक़ात 20 साल देने पड़ते हैं, तो मुझे बताइए कि उसके नतीजे में आप ग्रेजुएशन करते हैं और शायद बाज़ औक़ात आप रोज़गार कमाने के लायक हो जाते हैं किसी हद तक। लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ पे जब आप रिहैब में आते हैं और ऑन एवरेज 10 साल ड्रग्स में गुजार के आते हैं, जिसमें दुनिया के सारे पुट्ठे काम भी करके आते हैं, रिलेशनशिप तबाह करके आते हैं, तो इसका जो रिपेरेटिव वर्क है, रिपेरेटिव वर्क, उसको कितना टाइम चाहिए? फकत 100 दिन या 100 दिन अंदर और 100 दिन बाहर, और फिर सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद हल्की आंच पे। देखिए हल्की आंच पे फिर चलता रहे मामला, उसे बुझने नहीं देना, हल्की आंच पे उसको चलते रहने देना, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इररेलेवेंट हो जाएंगी कि किसको पता चलता है, किसको पता नहीं चलता। और कल मेरे साथ जो वो तस्वीर उतरवा के गया है, तो आज मैंने फेसबुक खोला तो वहाँ लगी हुई थी, तो मैंने तो नहीं लगाई और उसने लगाई,
और नीचे लोगों ने लिखा हुआ तुम ज़रूर शुक्रिया अदा करने गए होगे डॉक्टर साहब का, या कुछ इस तरह की कोई बात। तो वो आगे से जवाब दे रहा था, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको एक ज़माना पूछता है, एक ज़माना पूजता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, पूजता है, समझ गए ना? ये जो आपका ख्याल है ना कि असी नशा छड्डांगे तो फिर भी लोग सानू भैड़ा ही समझणगे, ये कतई गलत ख्याल है। हाँ, कोई सब्सटेंशियल पीरियड गुजरना चाहिए और आपके हालात में कोई तब्दीली नज़र आनी चाहिए और आपसे खुशबू आनी चाहिए, और जब आप किसी की तरफ बढ़ें तो उसको लगना चाहिए कि कोई आफत नहीं आने वाली, कोई बम नहीं आ रहा। खैर दी खबर है, कोई तुहाडे वल जदों आ रहा होवे जिन्हें नशा छड्डिया है या नहीं छड्डिया, तो डर लगता है ना, यह हुणे आएगा तो पता नहीं नवा ही कुछ स्यापा होएगा। लेकिन अगर माँ बाप को लगने लगे कि खैर है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, सीने से लगाने में उन्हें कुफ्त ना हो। लेकिन अगर हर वक्त हम इन्हीं चक्रों में रहें और खपा मारें और परेशान करते रहें, और फिर जब कहा जाए कि ये तुम कहाँ से आए हो रात को 1:30 बजे, तो मेरा टेस्ट करा लो। वही टेस्ट इसलिए होता है, ये होता है टेस्ट इसलिए होता है, जो टेस्ट होता है कि डॉक्टर अगर कराना चाहता है तो करा लेगा। पेशेंट की फरमाइश, मेरा तुसी टेस्ट करा लो तो मैनू आवारागर्दी करन दिओ, मैनू पुराने दोस्तों के नाल मिलन दिओ। तो ये अच्छी अलामतें नहीं है, मेरा टेस्ट करा लो, मेरा ये करा लो, मेरा वो करा लो, और मुझ पे क्यों पाबंदियां हैं, सारे घर पे पाबंदियां क्यों नहीं हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है जी। हाँ हाँ, तो बात तो होनी चाहिए ना कि जो प्रिंसिपल सेंटर्ड हो कि ये असूल है या असूल नहीं है। और ये कोई बात नहीं है जो वालदैन डरते हैं कि सबसे बड़ा खौफ जो मैंने वालदैन में वो देखा है कि जे लोगों को पता लग गया तो डॉक्टर साहब कल नूं एदा विआह किवें होएगा। अभी 2-3 दिन पहले एक मियाँ बीवी आए हुए थे और वो अपने बेटे की बात कर रहे थे, और वो एक शादी करके उसको तलाक दे चुका था, नशे के मामलात, एग्रेशन, शीशे तोड़ना, दरवाजे बैंग करना, ये सब कुछ कर रहे हैं। और वो एक चारदीवारी में 4 भाई रहते थे जिनकी सारी औलादें भी वहाँ रहती हैं। तो मैंने कहा कि ये जब घर में ये सब कुछ करता है तो आपके जो दूसरे भाई हैं जो कि उसी चारदीवारी में बंगले हैं, ठीक ठाक आप लोग हैं, तो वो आते नहीं हैं इसको पूछने के भतीजा तुम क्या कर रहे हो। कहते असी उन्होंने कभी पता ही नहीं लगन देता, असी 1 मिनट तो पहले जड़ा है ना बंदोबस्त रखे है, शीशियां वाले नाल परमानेंट ठेका है। तो मैंने कहा क्यों? कहते देखो ना हुण फिर कल नूं इहदा फिर विआह ते करना है ना, कहंदा तुसीं मेरा विआह ही नहीं करदे, पहले एक कीता है वो खत्म हो गया है, हुण एक होर करके दिओ मैनूं विआह। और उस लड़के को पता है कि ये इनकी कमजोरी है छुपाना, और वो इस कमजोरी को भी पूरा कैश करता है। अभी आने वाले हैं साहब वो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, और वो रुके हुए हैं इसलिए कि उनके एक फर्स्ट कज़न की शादी है, और उसने फर्स्ट कज़न की शादी में पुरअमन रहने के लिए 10 लाख रुपया लिया, शादी में पुरअमन रहने के लिए, कि मैं कोई क्राइसिस पैदा नहीं करूँगा। वो जो रोज़ रोज़ क्राइसिस पैदा करता है, हाँ 10 लाख, ठीक 10 लाख की। दूसरों का काम है नहीं। आप में से कितने हैं जिन्होंने हजामत कराने के 500 रुपये लिए हुए? हाँ नहीं ज़्यादा जी, हाँ कि मैं हजामत तद करावांगा जी इन्ने पैसे दोगे। आप में से कोई है जिसने ये कहा हो कि मेरे भाई ने गाड़ी की टक्कर मारी है तो उस पर 25,000 खर्च हुआ है तो मैंने 25,000 कैश दो जी? हाँ, तो अगर मैं 3-4 अपने पेशेंट्स को इंडिया भेज दूं, कश्मीर लेके आ जाएंगे। ऑनेस्टली मैं बताऊं, निगोशिएट करने के लिए आप इनको इजाज़त देते हैं कि जाओ जाके कश्मीर लेके आओ। मसला है कि हम पेरेंट्स
उन चीज़ों पर अमल नहीं करते जिन चीज़ों से मसला हल होता है। हम कहते हैं अभी का कोई अमन हो जाए, अभी का कोई अमन हो जाए। आज अभी थका हुआ मैं आया हूँ कारोबार से, आज मुझे हंगामा नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है कि मैं थका हुआ क्यों आया हूँ, ठीक। देखिए जब हम थके होते हैं ना, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ कोई नहीं होती जब हम थके होते हैं। और कल परसों मैं फेसबुक पे देख रहा था, मुल्तान के एक कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जिन्होंने खुदकुशी की है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कोई 20-25 साल पहले मेरे साथ काम करते थे, अब यूके में हैं, बड़े कामयाब लीडर हैं, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस करते हैं। आरफ अनीस उनका नाम है, फेसबुक पे काफ़ी कॉमन है। तो उन्होंने उस पर एक पोस्ट लिखी कि वाई साइकेट्रिस्ट आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप फॉर सुसाइड। दुनिया में साइकेट्रिस्ट सबसे ज़्यादा खुदकुशी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा खुदकुशी करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रखते, क्योंकि वो थक जाते हैं। उनका जॉब ऐसा है कि कोई खैर दी खबर नहीं आती। सुनिए है ना तुसी, कोई खैर दी खबर, उनके ये सब खबरें, जब टेलीफोन आएगा वो इंज हो गया, शीशे तोड़ देते, वो करो चला गया है, वो लड़ाई करता है, वो इंज बोलता है, उंज बोलता है। तो वो उसकी एक इम्पैक्ट होती है और उस इम्पैक्ट से हमें रोज़ ब रोज़ छुटकारा पाना होता है। और वो उनकी पोस्ट के ऊपर कोई 400 कमेंट्स थे जिसमें लोगों ने मुख्तलिफ कमेंट्स लिखे। किसी ने कहा कि साइकोलॉजिस्ट होंदे ही ले ने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन सोचने वाली बात है कि साइकेट्रिस्ट तो सिर्फ सुनता है, जो बोलते हैं उनका क्या हाल होता होगा। मुझे ये बता दीजिए कि साइकेट्रिस्ट तो सिर्फ सुनता है ना, लेकिन जो बोल रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मर गए, डॉक्टर साहब है की हो गया, असी तो इंज सोचा सी ते हुण इंज क्यों हो गया, या तो फलां बात थी तो फलां जी, वो बोल रहे होते हैं ना, वो अखबार निकाल रहे होते हैं ना। तो वो तो ओवरफ्लो, उनकी जो दर्द है या उनकी जो तकलीफ है उसकी ओवरफ्लो साइकियाट्रिस्ट तक पहुंचती है। देयर आर सो मेनी ट्रबल्ड प्रोफेशंस। पुलिस वाला, कोई खैर दी खबर आएगी थाने च, बंदा बाहरों आ रहा है तो की खैर दी खबर है, बाहरों आके ऐ तो नहीं कहेगा कि जी वो मेरे बेटे की शादी है तो तुहानू मैं सद्दा देन आया या चावल ने रख लो। जो भी बंदा बाहर से आएगा वो आके तो कोई जुल्मो सितम की दास्तान वो सुनाएगा। ICU, एमरजेंसीज, जड़ा भी बंदा आएगा हाय हाय करता आएगा। तो वो डॉक्टर जो वहाँ काम करते हैं तो उनकी साइकी पे उसके बुरे असरात होते हैं। दैट इज़ वाई डॉक्टर्स आर मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप फॉर ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो वालिदैन का भी तो 24 घंटे का साथ होता है ना। मतलब शेर अभी बड़ी दूर है तो घर वाले घबरा रहे होते हैं, शेर अभी यहाँ बैठा है शेर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। हम सबको ये जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। हमने ये बच्चे पैदा किए हैं तो हमें इनकी जिम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ेंगी ना। हम रिश्ते में हैं ना, हम किसी ना किसी रिश्ते में होते हैं। कोई माँ बाप का रिश्ता है, कोई खामद बीवी का रिश्ता है, जिसमें एक फैंटेसी होती है कि मैं नहीं हूँ वसना। बीवी तो ये कह सकती है तू नशा नहीं छड़ेगा तो मैं तेन छड़ जाऊंगी। माँ की कवे, प्यो की कहे, नहीं कह सकते ना। तो बीवी भी नहीं कह सकती, बीवी भी नहीं कह सकती, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं है। इस धमकी का या किसी धमकी का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप अपने इन मसाइल से बिल्कुल आसानी से बाहर निकल सकते हैं और उसके लिए आपको अपने लव्ड वन की कोई मदद नहीं चाहिए जो कि नशा करता है। आप बहुत आसानी से अपनी परेशानियों से निकल सकते हैं अगर आप गुस्सा करना छोड़ दें। यानी सीख लें कि गुस्सा कैसे नहीं करना, सीख लें कि कैसे रंज नहीं करना, सीख लें कि कैसे गम नहीं करना, सीख लें कि कैसे बेचैन नहीं रहना, ग्रेसफुल रहना है। अगर आप अपनी थोड़ी सी कर लें ये, जो कि 1 हफ्ते 10 दिन का काम है सीखना। अगर आप रोज़ सीखें और 9 to 5 सीखें, अगर आप रोज़ सीखें और 9 to 5 सीखें तो ये 1 हफ्ते का काम है। अगर आप रोज़ सीखें और फ़कत 1 घंटा सीखें तो महीने 2 महीने का काम है।
और अगर आप रोज़ सीखें और हफ्ते में कोई 7 दिन कोई अपनी पढ़ाई भी करें, गूगल पे जाएं और यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखें, तो 4 चांद लग सकते हैं और आप अपने प्यारे को रेस्क्यू कर सकते हैं बगैर किसी फसाद के। फसाद तो होता है ना, जब घर में कोई बच्चा नशा करता है, और अब तो मतलब एक घर में बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कि 2 बच्चे ये कर रहे होते हैं। फसाद तो होता है ना, और उस फसाद का जवाब ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करें, गुस्से का जवाब गुस्से से दें। सना एक पेशेंट है ऊपर, और हमारे स्टाफ जो है इनसे जब बात करते हैं तो सना फिर उन्होंने नाल लड़ाई कर दी है। सना फिर दिल करता है तो चीज़ा चुक के सुट दी है, तो दिल करता है तो टेलीविजन चुक के सुट देंदी है, दिल करे तो 2 खिला भी देंदी है साडे स्टाफ। लेकिन आपको लगता है कि हमारा स्टाफ इसमें बिल्कुल बेकसूर है? नहीं नहीं, क्योंकि जब सना को मैं बुलाता हूँ नीचे, या मिस शमाइला भी ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि जब वो बुलाती हैं तो आराम नाल ताबेदार होके गल कर दिए, बड़े सोहने तरीके नाल गल कर दिए, जो को वो बड़ी सोहनी गल कर दिए। तो कहीं गड़बड़ फिर हमारे एंड पे भी तो है ना, कि कोई गुस्से का जवाब गुस्से से देना, प्रोवोकिंग करना, इश्ताल अंगेज कोई बात करना, तो आखिर हमारे स्टाफ को तो या तो चपेटें खानी पड़ेंगी या फिर सीखना पड़ेगा। ये एक काम है, या तो चपेटें खानी पड़ेंगी या फिर सीखना पड़ेगा। तो चपेटें खाना कोई ज़्यादा आसान काम नहीं है। इसीलिए दुनिया में जो एडिक्शन से रिलेटेड वर्कर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स, उनका जो एवरेज कैरियर है वो 7 साल से आगे नहीं जाता। दुनिया भर में रिसर्च बताती है कि जो डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स एडिक्शन या रिहैब में काम करते हैं, वो 7 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते, वो भाग जाते बर्नआउट के नाम पे या कुछ ना कुछ रस्ट आउट के नाम पे। वो कुछ और कर लेते हैं जो कि निस्बतन उनको आसान लगता है। व्हाट इफ के अगर वो सीख ले तो। मुझे याद है कि एक डॉक्टर है, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, डॉक्टर गजाला मूसा। वो अमेरिका से वापस आई तो मुझसे मिली आके 1987 में। तो मैंने उनसे बातें की कुछ, वो वहाँ अमेरिका से तजर्बात करके आई थी। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि बहुत सुना है आप इलाज करते हैं, तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। तो आखिरकार मैंने बातें करते करते मेरे मुंह से निकला, तकलीफ़ बड़ी होती है, तकलीफ़ बहुत है। तो मेरा एम ही मैंने कह दिया कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये छोड़ के तो बस डायबिटीज़ तक मैं दूर हो जाऊँ, मैं ये छोड़ के तो आसान काम कर लूँ, डायबिटीज़ रिलेटेड काम कर लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सीख क्यों नहीं लेते, आप इसे सीख क्यों नहीं लेते, ये जो आप कह रहे हैं कि ये काम छोड़ के मैं वो कर लूँ। क्योंकि जब आप ये काम छोड़ के वो काम करेंगे तो वहाँ नए मसाइल आ जाएंगे। डायबिटीज़ आसान होती है क्या? डायबिटीज़ के मरीज़ आके आपको गले में फूलों के हार डालते हैं? नहीं। तो आप कहते हैं डायबिटीज़ छोड़ के तो मैं ब्लड प्रेशर की तरफ आ जाता हूँ, तो ब्लड प्रेशर आसान होता है। अरे मैं सर्जरी की तरफ आ जाता हूँ। ठीक, कभी कभी आपको भी लगता है ना मेरा काम बड़ा औखा है, मेरा ख्याल है मैं डॉक्टर साहब वाला काम कर रहा। कभी कभी लगता होगा ना कि ऐसे खाली स्टेज पे खड़े होके गल्ला करके टुर जाते। वो कहते हैं ना दूसरे की बीवी और अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं, मुश्किल कोई नहीं। अगर नहीं करना आता तो मुश्किल है, करना आता है तो आसान है। मैंने तो आपको बताया ना कि कितने ही मेरे इंटरेक्शन हुए हैं सना के साथ। शी इज़ मोस्ट पोलाइट। क्राई फॉर हेल्प होती है, हर वक्त एक क्राई फॉर हेल्प होती है कि मैं दुखी हूँ, मेरी को मदद कर दे। दैट इज़ द क्राई फॉर हेल्प, कि वो कह रही है कि मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। और हम हेल्प करने की बजाय अगर उसको तड़ी लगाएं, चलो जाके क्लास में बैठो, चलो जाके ग्रुप में बैठो, अभी फ़ौरन उठो, खाना खाओ, खाना ना खाओ, ये बात वो बात, कहने में फ़र्क होता है। जैसे मेहमानों को कहते हैं ना वैसे कहना चाहिए।
जैसे मेहमानों को कहते हैं, एक दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा कह लें, 2 दफ़ा नहीं तो 4 दफ़ा कह लें, चले आज नहीं तो शाम को कह लें, नहीं तो कल कह लें। तो सीखना पड़ेगा। और ये जाहिर है मेरे जो स्टाफ हैं, जो ख़वातीन और दूसरे लड़के यहाँ काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, क्योंकि उनको इतना अरसा नहीं हुआ इस फील्ड में। तो कोई ना कोई बीच में से गलती कर देता है, कोई ना कोई बंदा बीच में प्रोवोकेटिव बात कर देता है। जो हमारे यहाँ फ़ज़ा है, जो इन्वायरमेंट है अंदर की, ये मोस्ट स्मूथ है, ये बहुत स्मूथ है। इससे ज़्यादा स्मूथ कहीं मैंने देखी नहीं है दुनिया में। लेकिन कोई ना कोई एक पेशेंट तो होगा ना, जो अपने दुख की वजह से, अपनी तकलीफ़ की वजह से, अपने अंदर की हवा निकाल के कोई ना कोई परेशान कुन बात करेगा। और एज ए प्रोफेशनल आप आराम से मुस्कुरा के उससे पूछते हैं कि अच्छा व्हाट बॉदर्स यू, क्या मसला है, क्यों करते हो ऐसे। तो जब आप सवाल करना शुरू करते हैं तो अंदर से पिघलना शुरू होता है पेशेंट। लेकिन यह है कि अनकंडीशनल रिगार्ड पहले आपको करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप नशई पंगी समझ के बात करें तो फिर आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिले। ये मैं फैमिलीज़ के लिए भी कह रहा हूँ। होता है ना जब गुस्से में तो आखते हैं किस नशई पंगी दे नाल वास्ता पै गया। नो, बीमारी है। आपको अनकंडीशनल रिगार्ड, रिस्पेक्ट बिल्कुल करना पड़ेगा। और अगर वो दिल में करें, ये ना कहें कि आप ऊपर से कहें, लेकिन आप अपने दिल में अगर अपने बच्चे का या अपने पेशेंट का या जो भी है, अगर आप अपने दिल में उसको ऊंचे संघासन पे बिठा दें, ऊंची जगह बिठा दें, दिल के ऊपर वाले खब्बे हाथ अगर आप बिठा देते हैं तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप उसे निकम्मा ना समझें, आप उसे गया गुजरा ना समझें और रजिस्टर से उसका नाम काटने के लिए तैयारियां ना करें। आप उसे दिल ही दिल में, मैं नहीं कह रहा कि उसको कहें कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, तुम शेक्सपियर हो, कहने शहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ब्लड है, आपका रिश्ता है, और आप उसे देखते हैं तो दिल में सोचते हैं कि पता नहीं क्या मसला है, अल्लाह बेहतर जानता है, बट बीमार है तो आई वुड हेल्प हिम। दिल में उसको ना कहें कि कहीं चौड़ हो जाए। और उसके बारे में सोचें कि है वैसे बहुत करूँ, जो करना चाहता है वो कर लेंदा है। ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ है ना, तो जिस दिन है ठीक होते आ गया ना तो हो जाएगा। हर रोज़ ये मंत्रा ना गए तू नहीं ठीक होना, घर चो कोई ना कोई बोल पैंदा। 4 बंदे कोशिशां कर रहे होंदे ने, एक 5वां बंदा होंदा जिहड़ा ना कोई कोशिश कर रहा होंदा है, ना कोई मसला, ना कोई गल, ना कोई बात। ਉਹਦਾ काम है ਜਦੋਂ भी मिलन वो नहीं ठीक होना, नहीं होना। नेगेटिव अप्रेजल, ये जो नेगेटिव अप्रेजल है, ये इससे बात नहीं बनती। बड़े प्राइवेटली दिल में अपने मरीज़ के बारे में 2 बातें सोच लें कि बेसिक रिस्पेक्ट का हकदार है, मेरे साथ रिश्ते में है और रिश्ते निभाने का नाम है, और एक बहुत ही प्यारे रिश्ते में है और बताने की कोई ज़रूरत नहीं उसको, सिर्फ डीप डाउन पूरी तरह से हड्डियों तक समझ लें। और दूसरी बात ये समझ लें कि निकम्मा आदमी नहीं है, कुछ करन ते आ जाए तो कर लेंदा है। तो ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसमें एबिलिटीज़ नहीं है। इसके बारे में मायूस होने की ज़रूरत नहीं, बस किसी दिन इसकी फिरकी चलनी शुरू हो गई तो ये ठीक ठाक हो जाएगा। तो जब ये 2 बातें आप ज़हन में रख के तो उसके साथ बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मैसेज ट्रांसफ़र हो जाएगा कि आप रिस्पेक्ट करते हैं और आप उससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं और आप उसकी ज़िंदगी को बदलते हुए देखना चाहते हैं और आप यकीन रखते हैं कि एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज़ लाइट, और वो यकीनन ऐसे करेगा। ठीक, ये जो सना की मैं बात कर रहा था, सना का जो अड्डा लगा हुआ है काफ़ी दिनों से, वो इस पे है कि मैं दिन में 6 बर्गर मंगाऊँ, मैंने मंगा के दो, मैं दिन में KFC मंगाऊँ, मैंने मंगा के दो। और मैं उसको हर दफ़ा ये कहता हूँ कि जब तक आप फसाद करती हैं, जब तक आप झगड़ा करती हैं, रिवॉर्ड नहीं किया जा सकता आपको, ये हमारी मजबूरी है। आपको फसाद रोकना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि बाज़ार से कुछ मंगा के दिया जाए, कोई आपको रिवॉर्ड किया जाए, आपको कोई आपकी बात मानी जाए, तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप शीशा तोड़ें या AC तोड़ें या कोई चीज़ करें या TV तोड़ें तो फिर हम आपकी बात मानेंगे। तो अगर हम इस तरह बातें मानना शुरू हों, अगर हमारा तरीका ये हो तो फिर तो ये रोज़ ही फिर यही कुछ होगा। तो ये थोड़ा सा
प्यार से बात करना, मुझे पता है, चूँकि अब मुझे हिस्ट्री पता है कि वो अंदर से कितना दुखी है सना, क्योंकि मुझे ये पता है कि उसके जो 7 लड़कियां पढ़ती थी उनकी शादियां हो गई हैं, वो अपनी ज़िंदगी आगे गुजार रही हैं, और वो एक रिहैब में है, पढ़ी लिखी लड़की है, और यकीनन बहुत लायक थी जब पढ़ाई में थी। बदकिस्मती से किसी ने मशवरा दिया तो वो ड्रग्स के अंदर पड़ गई। तो जब हम ये स्टोरी पीछे बिल्डअप करते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली, तो फिर हम और नज़र से देखना शुरू हो जाते हैं, और जो ही हमारी नज़र बदल जाती है ना, तो सारे का सारा रवैया मरीज़ों का बदल जाता है। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इलाज वाले ऐसे करें, क्योंकि ये घर वालों को भी ऐसा करने की ज़रूरत है, और ये आसान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये आसान उसून कोई नहीं है। दिल करता है कि इट दा जवाब पत्थर ना देता जाए, दिल करता है कि कुछ ना कुछ इनू मज़ा चखाया जाए, लेकिन नहीं, ठंडे होकर सोचेंगे तो पता नहीं वो अपनी किस मजबूरी में यहाँ तक पहुँचा। बीमारियाँ जो होती हैं, इनमें हमारी कुताहियाँ भी शामिल होती हैं, इनमें नसीबों की बातें भी होती हैं। कहीं ना कहीं हमें राइट बैलेंस तलाश करने की ज़रूरत है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके दिल ठंडे करे और आपको कामयाब करे। यानी आपके घरों में जितनी ज़रूरत है सुकून की, मुझे उसका पूरा पता है, सिर्फ सुकून की एक कमी है, बाकी सब कुछ है आपके घरों में। एक सुकून की कमी है, उसको टारगेट कर लें, और अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए भी टारगेट कर लें, सिर्फ जस्ट फॉर 1 ईयर, आपने इतने साल गुजारे हैं ज़िंदगियों के, सिर्फ 1 साल टारगेट कर लें कि 1 साल सुकून का, लड़ाई नहीं करनी, रौला नहीं पाना, खप नहीं पानी, अपना नींद पूरी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, खाना सादा वेजिटेरियन टाइप, और एक दूसरे के साथ बदकलामी नहीं करनी। मतलब बात करनी है तो ठंडे दिल से करनी है, नहीं तो 2 घंटे बाद करनी है, या कल कर लेंगे, लेकिन जब दिमाग फट रहा हो तो उस वक्त बात नहीं करनी, उस वक्त ज़रा छोड़ दें उस बात को। और थकने से बचना है। मैं आपको बताऊं कि थकावट से बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। बर वक्त आराम करना और हर किस्म की थकावट से बचना, ज़हनी थकावट, जिस्मानी थकावट और दीगर थकावटों से बचने की ज़रूरत होती है। लाइफ में एक तवाज़न, एक बैलेंस अगर हम लाते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।